नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th की हिस्ट्री किताब चल रही है। यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 शुरू कर रहा हूँ मैं, थीम 5, जिसका नाम है नोमैडिक अंपायर। अब नोमैडिक अंपायर अपने नाम में ही आप कह सकते हो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ये नाम ही आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे नोमैड की जो बेसिक डेफिनेशन होती है और अंपायर की जो बेसिक डेफिनेशन होती है, इसमें कॉन्ट्राडिक्शन सा निकल के आ रहा है। देखिए यही पे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो नोमैटिक अंपायर नाम का टर्म है ये कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है। क्योंकि नोमैड्स को क्या है, नोमैड्स आर आर्ग्यूएबली क्विंटेसेंशियल वॉन्डरर्स। आजकल आपने देखा होगा कि नोमैड नाम के बहुत सारे यूट्यूब चैनल चले हुए हैं। उसमें क्या होता है कि एक इंडिविजुअल, मॉडर्न डे नोमैड कौन है आज की दुनिया में, कि भाई कोई इंडिविजुअल को घूमने फिरने का वो बहुत शौक है, तो उसने अपना बैग टांगा और वो निकल गया, पूरी दुनिया में किसी भी देश में घूम रहा है। ठीक है, तो बेसिकली पुराने समय में भी नोमैड्स होते थे क्विंटेसेंशियल वॉन्डरर्स, मतलब जो इधर उधर घूमा करते थे, हर जगह पाए जाते थे। अक्सर कर ये जरूरी नहीं अकेले चले, फैमिली असेंबलीज में चलते थे। तो मतलब एक ग्रुप ऑफ फैमिली है, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहेगी। नोमैड्स में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को फॉलो करते थे वो लोग भी आते थे, क्योंकि उनका कोई एक परमानेंट जुगाड़ नहीं होता था, किसी जगह सेटल हो गए, फिर वहां से उठ के कहीं और चले गए। इनकी इकोनॉमिक लाइफ सेटल्ड नहीं होती थी, इनका कोई प्रॉपर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होता नहीं था, होता भी था तो बहुत अनसेटल्ड टाइप का और बहुत टेम्पररी टाइप का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होता था। तो नोमैड इस प्रकार के लोगों के साथ अटैच किया जाता है जिनका कोई प्रॉपर कंटिन्यूअस इकोनॉमिक लाइफ नहीं है, कोई प्रॉपर तरीके का पॉलिटिकल सेटअप नहीं है, कहीं पे भी घूम रहे हैं, इनको नोमैड बोला जाता था। और वही नोमैड के साथ आपने एक टर्म जोड़ दिया एम्पायर, क्योंकि चैप्टर का नाम ही नोमैडिक एम्पायर। तो जब आप एम्पायर की बात करते हो तब बिल्कुल एक अलग डेफिनेशन आ जाती है। एम्पायर का अपना खुद की एक प्रॉपर लोकेशन होती है कि भाई इतना इलाका इस एम्पायर के अंदर आता है। ठीक है, अब अपनी इस लोकेशन के अंदर उन्होंने कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर बना रखे, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बना रखे। तो मैंने इससे पहले वाले चैप्टर्स में भी आपको पढ़ाया था कि सऊदी अरेबिया में जब इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ तो वो अलग अलग जगह पे जा रहे थे। अलग अलग जगह की ट्राइब्स जब इस्लाम धर्म को अपना रही थी तो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था, अंपायर एक्सपेंड हो रहा था। लेकिन उस अंपायर के अंदर भी सोशल लाइफ डिफाइंड थी, मतलब एक्सपेक्ट किया जाता था कि भाई जो मुस्लिम धर्म को अपनाएगा वो इस प्रकार से जिंदगी जिएगा। एक पॉलिटिकल सिस्टम था, तो राजा था, राजा ने नीचे डिविजन्स बना रखे थे, किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन होना है, कैसे चलेगी इकोनॉमी, ये सब चीजें तय थी। तो प्रॉपर सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बने हुए थे, कैसे गवर्नेंस होनी है इसका एक इलेबोरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना हुआ था एक प्रॉपर टेरिटोरियल डोमिनियन के अंदर। तो अंपायर एक सेटल्ड, आप कह लो, जगह है जहां पे प्रॉपर सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, गवर्नेंस स्ट्रक्चर बने हुए हैं। तो ये नोमैडिक अंपायर ये कैसा होगा, क्योंकि नोमैड तो इधर उधर घूमते हैं, ना कोई प्रॉपर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, ना कोई प्रॉपर सोशल स्ट्रक्चर है। और वही अंपायर तो एक सेटल्ड जगह पे रहने वाला, प्रॉपर सोशल पॉलिटिकल प्रोसेस को फॉलो करने वाला टर्म है। तो नोमैडिक अंपायर क्या हो गया, ये दोनों चीजें आपस में मिल कैसे गई, इसको हम यहां पे समझेंगे। और इसको हम लोग समझेंगे किसके थ्रू, द मंगोल्स ऑफ सेंट्रल एशिया के थ्रू। हमने चौथी थीम में सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स के बारे में बात की थी, ठीक है ना। अरेबियन पेनिनसुला में किस प्रकार से आप देखो एम्पायर का एक्सपेंशन हुआ, और इस चैप्टर में नोमैड को समझेंगे, खासकर मंगोल्स ऑफ सेंट्रल एशिया। मंगोल्स ऑफ सेंट्रल एशिया सही मायने में नोमैड थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। बट इन नोमैड्स ने एक पूरा का पूरा ट्रांस कॉन्टिनेंटल एम्पायर खड़ा कर दिया अंडर द लीडरशिप ऑफ चंगेज खान, जिसको आप गेंगिस खान भी बोलते हो। और ये जो एम्पायर था यूरोप में, एशिया में फैला हुआ था 13th और 14th सेंचुरी में। ठीक है, आप कह सकते हो कि अगर बाकी दुनिया में आप इन नोमैडिक अंपायर्स को कंपेयर करो, जैसे चाइना के एग्रीकल्चरल सिस्टम से कंपेयर करो, तो चाइना का एग्रीकल्चर सिस्टम डेफिनेटली इंपीरियल आधारित पे था, रूलिंग डायनेस्टी चाइना अपना राज वगैरह चलाती थी। लेकिन जो मंगोल के नोमैड थे उनका जो सिस्टम था थोड़ा कम कॉम्प्लेक्स था, हम्बल था। उनके सोशल और इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स बहुत ज्यादा डिफाइंड नहीं थे, बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कि फ्लक्चुएटिंग थे, अक्सर कर चेंज होते रहते थे। लेकिन डेफिनेटली ये जो सेंट्रल एशियन नोमैडिक सोसाइटी है, बेसिकली मंगोलों की बात हो रही है, इन सोसाइटीज ने नए कल्चर को भी इम्बाइब किया। ओवरऑल एक कोई परमानेंट सोशल और इकोनॉमिक टाइप का सिस्टम इन्होंने नहीं बनाया, लेकिन डेफिनेटली अंपायर तो खड़ा किया। तो आप कह सकते हो कि मंगोल्स कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कोई डोमिनेंट पॉलिटिकल या सोशल इकोनॉमिक चेंज वैसा सिस्टम नहीं बनाया, ठीक है ना, जैसा कि चाइना और बाकी जगहों पे था पूरी दुनिया भर में। लेकिन डेफिनेटली अंपायर उन्होंने यहां पे खड़ा किया, इसलिए इनको बोला गया नोमैडिक अंपायर। समझ गए।
इस चैप्टर में यही बात की जाएगी कि कैसे मंगोलों ने गंगेज खान के अंदर adapted their traditional social and political customs to create a fearsome military machine and a sophisticated method of governance. The challenge of ruling a dominion manning a melange of people, economies, and confessional system meant that the Mongols could not simply impose their steppe tradition over their recently annexed territories. They innovated and compromised, creating a nomadic empire that had a huge impact on the history of Eurasia, even as it changed the character and composition of their own society forever. क्या बोला जा रहा है? इस पूरे चैप्टर में मंगोल ने गेंगिस खान के अंदर शुरुआत की और गेंगिस खान के जाने के बहुत लंबे समय तक मंगोल एम्पायर पूरी दुनिया में डोमिनेट करता रहा। पूरी दुनिया में मतलब यूरोप और सेंट्रल एशिया वाला जो हिस्सा है, बहुत हद तक चाइना और रशिया के बहुत बड़े हिस्से के ऊपर इन्होंने राज किया। जबरदस्त मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर था इनका, मतलब जबरदस्त मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था, जबरदस्त सिस्टम ऑफ गवर्नेंस था। लेकिन जिन जगहों पे राज करने पहुंचे थे वहां पे लोगों का कल्चर अलग था, उनकी इकोनॉमी अलग थी, जीने का तरीका अलग था। तो ऑब्वियस सी बात है मंगोल्स पूरी तरीके से अपने सिस्टम को इंपोज नहीं कर पाएंगे। तो कल्चरल इंटरमिक्सिंग हुई है, मंगोलों ने दूसरे के सिस्टम को अडॉप्ट किया, दूसरों ने मंगोलों के सिस्टम को अडॉप्ट किया। लेकिन यहां पे ओवरऑल एक ऐसा नोमैडिक अंपायर बना, नोमैडिक अंपायर दैट इज ऑन द मूव, बहुत ज्यादा सेटल्ड नहीं है, ठीक है ना। इसलिए मंगोलों को, चूंकि देखिए मंगोल स्टेपीज को बिलोंग करते थे। स्टेपीज क्या है, अब आप इस नक्शे को देखो तो यहां पे आपको स्टेपीज नजर आएगा। इस नक्शे में ओवरऑल अगर आप इंडिया के नॉर्थ में चले जाओ, चाइना के नॉर्थ में चले जाओ तो मंगोलिया, तो ईस्टर्न मंगोलिया और चाइना से लेके रशिया के कुछ हिस्से को कवर करते हुए सेंट्रल एशिया से होते हुए आप यूरोप में पहुंच जाओ, ईस्टर्न यूरोप में हंगरी, रोमानिया, यूक्रेन तक। तो ये जहां जहां पे भी आपको ग्रीन रंग का इलाका दिख रहा है ना, ये स्टेपीज है, ये ग्रासलैंड्स है बेसिकली मिडिल लैटिट्यूड्स के। इन ग्रासलैंड्स में रहने वाले लोगों को मंगोल कहा जाता था बेसिकली। अब देखिए मंगोल तो पूरी की पूरी एक रेस हो गई, और ऐसा नहीं कि उस रेस में केवल एक ही रेस के लोग थे, बहुत सारे इस्लाम धर्म और बाकी धर्म के लोग भी उसमें ज्वाइन हुए। लेकिन इन पर्टिकुलर इलाकों में जो रहने वाले लोग हैं ना, स्टेपीज में जो रहने वाले लोग हैं ना, वो काफी हद तक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। कहीं एक जगह अच्छी मिलने को रहने को मिली तो वहां रह गए, बाद में वो जगह बेकार होगी तो दूसरी जगह निकल गए। तो दे वर रेगुलरली ऑन द मूव, समझ गया। और इसी जगह के लोगों ने ओवरऑल मंगोल बन के ऑलमोस्ट सेंट्रल एशिया, बहुत हद तक एक बड़े हिस्से चाइना, बहुत हद तक एक रशिया के बड़े हिस्से और यूरोप के बड़े हिस्से पे राज किया है। इनको बोला गया मंगोल। तो मंगोल का जो बेसिक तरीका था वो नोमैडो वाला था, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह, वो रुकते नहीं थे, ठीक है ना। लेकिन फिर भी बहुत सारे मंगोल्स का जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा हो गया तो उन्होंने अपना एक मिलिट्री सिस्टम बना लिया, तो थोड़े वो सेडेंटरी हुए, लेकिन रियल सेंस में वो नोमैडी थे। घूमते घूमते उन्होंने अपना सिस्टम सेटअप कर दिया। सिस्टम में बहुत हद तक कल्चरल इंटरमिक्सेज हुआ, कुछ चीजें दूसरों से अडॉप्ट की, कुछ चीजें अपनी अडॉप्ट की। बहुत क्रूएल और बारबरिक थे, जहां पे भी जाते थे लोगों को मारना काटना, ये सब बड़ी नॉर्मल बात थी। तो कुल मिला के अगर आपको ये प्रॉपर नोमैड अंपायर का बेसिक एसेंस समझना है ना, तो पूरा चैप्टर आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। और सबसे खास बात इन स्टेपी डवेलर्स की क्या थी, मंगोल्स की क्या थी, कि इन्होंने अपना खुद का कोई लिटरेचर नहीं बनाया। तो ये बड़ी खास बात है कि मंगोल की नोमैडिक सोसाइटी के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो ये जानकारी आपको कुछ दूसरे रिसोर्सेज से मिलेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मंगोलों के शहर में रहने वाले जो ट्रेवलर्स थे वो अपने ट्रेवलॉग लिखते थे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ प्रोड्यूस किए गए। कुछ पढ़े लिखे लोग जब इन शहरों में रहते थे उन्होंने अपने क्रॉनिकल्स लिख रखे, और ये सिटी बेस्ड लिटरेचर्स लिख रखे हैं। मतलब मंगोलो राजा ने प्रॉपर तरीके से लिटरेचर वगैरह पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, आर्ट लिटरेचर ये एक ऐसी चीजें होती हैं जो इंटरेस्ट पे बेस होती हैं। तो जिन जगहों पे मंगोलों का राज था, कुछ लोग तो ऐसे वहां पे थे ही जिनको ओवरऑल रुचि थी इस प्रकार की चीजों ने, और उस समय की हिस्ट्री के बारे में उन लोगों ने लिख दिया। तो आप देखोगे कि ये जो ऑथर्स थे जिन्होंने मंगोलों के राज के समय पे क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था जो लिखा है, दे ऑफन प्रोड्यूस्ड एक्सट्रीमली इग्नोरेंट एंड बायस्ड रिपोर्ट्स ऑफ नोमैडिक लाइफ। द इंपीरियल सक्सेस ऑफ द मंगोल्स हाउएवर अट्रैक्टेड मेनी लिटरेटी। Some of them produced travelogues of their experience, others stayed to serve Mongol masters. ठीक है, तो अब समझिए, पहली बात तो मंगोल जिस जगह पे राज करने गए हैं वहां पे जो पहले से लोग रह रहे हैं वो प्रताड़ित थे। तो उनके अंदर जो आप कह रहे हो सिटी लिटरेटी आर्ट्स, मतलब जो सिटी में पढ़े लिखे लोग थे जो कुछ लिख सकते थे, बता सकते थे वहां के कल्चर के बारे में, बहुत सारे लोगों ने मंगोल के अगेंस्ट लिखा है। उन्होंने एक्चुअली में नोमैडिक कल्चर के अगेंस्ट लिखा है। नोमैडिक कल्चर उनको समझ नहीं आता था, बहुत ही क्रूअल और नॉन कह लीजिए परमानेंट टाइप का, वो कह लीजिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता था, इसलिए मंगोल्स के अगेंस्ट लिखा है। हालांकि मंगोल्स ने नो डाउट
एक बहुत बड़ा मिलिट्री सेटअप बनाया था। तो इस मिलिट्री सेटअप को समझने के लिए क्या है कि बहुत बार बाहर के राज्यों से लोग आते थे, स्कॉलर्स आते थे और वो मंगोल राजाओं के नीचे रहते थे। तो उन्होंने अपने ट्रेवलॉग्स लिखे, बताया है कि मंगोल मास्टर्स, मंगोल राजा किस प्रकार से काम करते थे। और ये जो यहाँ पे लोग हैं ना, जिन्होंने मंगोलों के नीचे रह के काम किया है, ये अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। यहाँ पे आपको मुस्लिम्स भी मिल जाएंगे, बुद्धिस्ट भी मिल जाएंगे, ठीक है ना, क्रिश्चियंस भी मिल जाएंगे, कन्फ्यूशियन फिलॉसफी को फॉलो करने वाले, आज की डेट में कन्फ्यूजन फिलॉसफी चाइना में बहुत फॉलो होती है, ये भी मिल जाएंगे, टर्किश मिल जाएंगे, मुस्लिम्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये सब मंगोल कस्टम्स को शायद ना माने, ना ही मंगोल कस्टम्स के साथ वो फैमिलियर हो, लेकिन ओवरऑल उन्होंने सिंपैथेटिक अकाउंट्स लिखे, इवन यूलॉजीज लिखी दैट चैलेंज्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड द अदरवाइज हॉस्टाइल सिटी बेस्ड टायरेड अगेंस्ट द स्टेपी मराउडर्स। तो समझिए, मंगोल जिस जगह पे राज कर रहे हैं, वहां पे कुछ लोग मंगोल के बिल्कुल अगेंस्ट बात कर रहे हैं, उन्होंने मंगोल के बिल्कुल अगेंस्ट लिख रखा है, मंगोलों की बुराई कर रखी है। वहीं पे एक ऐसा तबका है जो कि मंगोल मास्टर्स के अंदर सर्व कर रहा है और वो उनके फेवर में लिख रहा है। तो मंगोल मास्टर्स, अब देखिए, मान लीजिए मैं कोई आर्ट और अच्छे आर्किटेक्चर लिखने वाला बंदा हूं और मैं लालची हूं पैसों का, और मैं उस समय पे एक्टिव था। तो मान लीजिए किसी मंगोल मास्टर के इलाके पे मैं गया, मैंने उसके अंदर नौकरी पकड़ ली, वो मंगोल मास्टर मुझे पैसे दे रहा है और मैं उसकी तारीफ में कसीदे पढ़े ही जा रहा हूं, अच्छी अच्छी बातें लिखे ही जा रहा हूं। तो इस प्रकार के बहुत सारे आर्ट एंड लिटरेटरी आर्ट्स हुआ करते थे उस समय पे। और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनको मंगोल्स के राज करने का तरीका पसंद नहीं आता था, तो वो मंगोल्स के अगेंस्ट लिखते थे। तो उस समय की सोसाइटी में मंगोल्स के वेराइड मैनिफेस्टेशंस दिए गए। बहुत सारे लोगों ने मंगोल्स के काम करने के, जीने के तरीके के अगेंस्ट लिख रखा है, बहुत सारे लोगों ने उनके फेवर में भी लिख रखा है, ठीक है। नोमैड्स को प्रिमिटिव बारबेरियन कहा जाता था। अब आज की डेट में जब बारबेरियन शब्द आपके सामने आएगा तो आपको क्या लगेगा? बारबेरियन मतलब एक जानवर किस्म का आदमी जो सबको मारता रहता है, काटता रहता है, उसके अंदर कोई भी प्रकार का आप कह लो कि ह्यूमन रेस के प्रति प्यार नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल युगांडा का एक डिक्टेटर था इदी अमीन, उसने जाने कितने लोगों को मार दिया, लाखों लोगों को मार दिया। तो ऐसे लोगों को क्या बोलोगे? बारबेरियन बोलोगे। इनके अंदर कोई भी इमोशन नहीं है, कोई भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। अब बारबेरियन शब्द का अगर आप वो देखेंगे, सोर्स देखेंगे, तो ये ग्रीक शब्द बारबरोस से निकला है। तो ग्रीक शब्द बारबरोस से बारबेरियन निकला है, ठीक है। अब ग्रीक में बारबरोस का मतलब होता था नॉन ग्रीक, कोई एक ऐसा पर्टिकुलर पर्सन जो ग्रीक नहीं है अपनी एथनिसिटी में, समझ गए। और अगर वो ग्रीक नहीं है एथनिसिटी में तो वो बात करेगा तो जो ग्रीक बोलने वाले लोग हैं उनको समझ में नहीं आएगा। तो ग्रीक वाले लोग लगेगा बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है, पता नहीं क्या बकवास कर रहा है। तो ग्रीक बोलने वाले लोग जो एथनिकली ग्रीक थे वो नॉन ग्रीक को बारबरोस बोलते थे। क्यों? क्योंकि उनकी भाषा ग्रीक वालों को समझ में आती नहीं थी। ग्रीक टेक्स्ट के अंदर बारबरेनियंस को क्या बताया गया? चिल्ड्रन की तरह बताया गया, जो कि ना बोल सकते हैं, ना रीजन कर सकते हैं, डरते हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा क्रूअल हैं, ग्रीडी हैं, पॉलिटिकली अनएबल टू गवर्न देमसेल्व्स। मतलब ग्रीक भाषा के अंदर, ग्रीक कल्चर के अंदर जिनको गलत बोला गया, जिन नॉन ग्रीक को, उनको बारबेरियन बोल दिया गया, बारबरोस बोल दिया गया। और फिर ये स्टीरियोटाइप फैलता गया। रोमन्स को भी ये लगा कि भाई जो रोमन नहीं है वो बारबरिक है, ठीक है ना। तो कोई जर्मेनिक ट्राइब का है, गॉल है, हुन ट्राइब का है, तो उसको रोमन ने बोल दिया ये बारबेरिक है, ठीक है ना। चाइना ने स्टेपी बारबेरियंस बोला, मतलब किसी और चीज के लिए। देखिए, मतलब अलग अलग कल्चर ने, ये जो बारबेरियन नाम का शब्द है, बारबरोस शब्द का उदय हुआ है ग्रीक ट्रेडिशन में, नॉन ग्रीक को, और ग्रीक लोग जिनको अच्छा नहीं समझते थे उनको बारबरोस बोलने लगे, उससे बारबेरियन बन गया। लेकिन आज की डेट में बारबेरियन का मतलब बहुत एक्सट्रीम है। आज की डेट में बारबेरियन मतलब एक बहुत ही क्रूअल इंसान जिसके लिए इंसानी लाइफ या किसी भी प्रकार की लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये सब बातें हमने देखी। अगर मंगोल्स के बारे में वैल्यूएबल रिसर्च किसी ने की है तो रशियन स्कॉलर्स है। रशियन स्कॉलर्स ने 18वीं और 19वीं शताब्दी में इन मंगोल्स के काफी रिसर्च की। जार रिजाइम था रशिया के अंदर, ठीक है ना। जार रिजाइम सेंट्रल एशिया के ऊपर पूरी तरीके से कंसोलिडेट हो रखा था। अब जब एक रिजाइम कंसोलिडेट होता है, स्टेबल रिजाइम कंसोलिडेट होता है, तो उस रिजाइम के अंदर कुछ ना कुछ तो आर्टिस्ट और कहानी लिखने वाले टाइप लिटरेटरी आर्ट निकल ही आते हैं। लिटरेटरी आर्ट मतलब जो लिटरेचर में काफी तेज हैं, अच्छे हैं। तो उन्होंने कुछ लिखना शुरू किया। अब उस लिखने में इन्होंने बहुत सारे सर्वे नोट्स निकाले जार रिजाइम के अंदर के, आप कह लो जो फिलोसफर्स थे। तो ट्रेवलर्स, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, एंटीक्वेरियन स्कॉलर्स ने पहले जो अकाउंट छोड़े थे उन अकाउंटों को पढ़ा गया, ठीक है। उसके बेसिस पे मंगोलों के बारे में एक थॉट प्रोसेस डेवलप किया गया जार रिजाइम के अंदर। अब समझिए, जाइर रिजाइम एक प्रकार का सोवियत रिपब्लिक था और आगे आने वाले समय में देखोगे मार्क्सिस्ट फिलॉसफी को फॉलो कर रहा था।
अब मार्क्सिस्ट फिलॉसफी में क्या होगा, शुरुआती जो रशियन राज था उसमें मार्क्सिस्ट फिलॉसफी थी। मार्क्सिस्ट फिलॉसफी मतलब भाई पूरा का पूरा जो कंट्रोल होगा रिसोर्सेस का, प्राइवेट प्रॉपर्टी का, वो सरकार के हाथ में होगा, राजा के हाथ में होगा, और फिर राजा सबके लिए डिसाइड करेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इन्होंने मंगोल कल्चर को गलत प्रकार से दिखाना शुरू कर दिया। ज़ारिस्ट रिजाइम में कुछ ऐसे ऑथर्स निकल के आए जिन्होंने मंगोल कल्चर को गलत तरीके से दिखाया। कैसे दिखाया? उन्होंने दिखाया कि मंगोल अंपायर एक ऐसा अंपायर था जिसने ट्रांजिशन करा दिया फ्रॉम अ ट्राइबल मोड टू अ फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन, फ्रॉम अ रिलेटिवली क्लासलेस सोसाइटी टू वन देयर वाज व्हाट डिफरेंसेस बिटवीन द लॉर्ड, द ओनर्स ऑफ द लैंड एंड पीजेंट। मतलब मंगोल हिस्ट्री को रशियन जो आप कह लो स्कॉलर्स थे उन्होंने कैसे दिखाया, जबरदस्ती मार्क्सिस्ट फिलॉसफी के अंदर, कि भाई पहले तो भाई ट्राइबल सोसाइटी थी और ट्राइबल सोसाइटी में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होते, सब बराबर होते हैं, सब बराबर तरीके से रिसोर्सेज का प्रयोग करते हैं। फिर इन रशियन फिलोसफर्स ने बताया मंगोल आए, मंगोल में कुछ वॉर लॉर्ड्स और कुछ लैंड के ओनर्स बन गए, बहुत अमीर बन गए, और जो गरीब था वो गरीब होता चला गया। तो मंगोलों ने क्या किया कि सोसाइटी में बहुत ज्यादा अनइक्वालिटी फैला दी। ये इंटरप्रिटेशन दिया उन रशियन फिलोसफर्स ने जो जार रिजाइम के अंदर काम कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी रशियन रिजाइम के अंदर कुछ स्कॉलर्स थे जैसे बोरिस याकोलोविच, व्लादिमीर, कुछ और थे, वैसिली व्लादिमीरोविच, आई एम रियली सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन, अब ये रशियन नाम प्रोनाउंस करना एक्चुअली में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कुल मिला के ये आप देख सकते हैं, बोरिस याकोलोविच, व्लादिमीर और दूसरे वासिली व्लादिमीरोचुवी बार्टोल्ड, इन सब ने ओवरऑल ऑफिशियल लाइन को टो नहीं किया। मतलब मार्क्सिस्ट रिजाइम वाला रशिया जिस गलत लाइट में मंगोल राज को दिखाना चाहता था, इन्होंने उस गलत लाइन में मंगोल राज को नहीं दिखाया। ओके, आप समझिए जिस समय पे स्टालिन का रिजाइम चल रहा था या उसके आसपास जो भी रिजाइम चल रहा था मार्क्सिस्टवादी रशिया के अंदर, उस समय पे भाई रीजनल नेशनलिज्म ना फैल जाए इस बात का डर था। रशिया का जो आप कह लो एक्सटेंट था बहुत बड़ा था, स्टालिन के अंदर रशिया बहुत बड़ा था, यूएसएसआर लगातार एक्सपेंड कर रहा था, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अलग अलग इलाके इनके कंट्रोल में थे, और हर इलाके में अलग कल्चर, हर इलाके में अलग एथनिसिटी के लोग। तो ओवरऑल अगर अपने राज को कंसोलिडेट करना है तो सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। क्योंकि रीजनल नेशनलिज्म बढ़ गया तो वो बोलेगा हम यूएसएसआर के अंदर क्यों रहे। अब अगर मंगोलों की हिस्ट्री को प्रॉपर तरीके से पढ़ोगे तो रीजनल नेशनलिज्म फैलेगा। तो यहां पे मार्क्सवादी जो राइटर्स थे उन्होंने जबरदस्ती दिखाना शुरू किया कि मंगोलों ने जबरदस्ती सोसाइटी में इनइक्वालिटी फैलाई है, कुछ लोग अमीर बन गए बाकी लोग गरीब रह गए। तो इस प्रकार की थॉट प्रोसेस को प्रमोट करके यूएसएसआर के जो बाप थे वो अपने राज को स्थापित करना चाहते थे। उसके बावजूद यूएसएसआर के अंदर कुछ ऐसे फिलोसफर्स राइटर्स आए, जैसे स्टालिन के समय पे एक राइटर हुआ करता था बार्टोल्ड। बार्टोल्ड सही मायने में जो मंगोल्स के अचीवमेंट थे गेंगिस खान के अंदर उनको पॉइंट आउट करता था। अब अगर मंगोल्स की तारीफ करोगे तो मंगोल सिस्टम की तारीफ होगी, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की, और अगर मंगोल का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की तारीफ करोगे तो यूएसएसआर का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम गलत निकल जाएगा। क्योंकि यूएसएसआर के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन हो रहा था और मंगोल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन नहीं होता। मंगोल ट्राइब्स थे और इन ट्राइब्स के अलग अलग सरदार थे और ये सरदार अपने अपने इलाके में डोमिनेंट थे। तो इस हिसाब से तो यूएसएसआर के अंदर जितनी भी अलग अलग जगहें थी वो अपनी अपनी इंडिपेंडेंट हो जाए, यूएसएसआर कंबाइंड रह ही नहीं पाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी अगर मंगोल फिलॉसफी की तारीफ करता था तो स्टालिन रिजाइन या बाकी जितने भी यूएसएसआर के डिक्टेटर्स थे उनके साथ वो टक्कर में आ जाता था। ठीक है, इसलिए आप देखोगे कि बार्टोल्ड के जो भी राइटिंग्स हैं और जो बाकी आपके रशियन फिलोसफर्स थे जिन्होंने मंगोल कल्चर के फेवर में लिखा है, ठीक है ना, इनकी राइटिंग्स आप देखोगे शुरुआत में ज्यादा फेमस नहीं हुई है। शुरुआत में इनको काफी कर्टेल किया गया, दबाया गया, इनके सर्कुलेशन को रोका गया। 1960s में जब ख्रुश्चेव का एरा आया यूएसएसआर में, उसके बाद इन राइटिंग्स को पब्लिश किया गया। थोड़ा सा आप कह लो कि इंडिपेंडेंस टाइप की आई, लोगों को आजादी दी गई, तो उस समय पे जो राइटिंग्स लिखी गई थी मंगोल अंपायर के फेवर में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के फेवर में, वो राइटिंग्स फिर यहाँ पे रिवील की गई। ओके, और मंगोल अंपायर का अगर आप ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्पैन देखोगे तो मंगोलों के बारे में जो कुछ भी लिखा गया बहुत अलग अलग भाषा में लिखा गया है। चाइनीज भाषा में, मंगोलियन भाषा में, पर्शियन भाषा में, अरेबिक भाषा में, हर भाषा में आपको मंगोलों के बारे में जानकारी मिलेगी। इटालियन में मिलेगी, लैटिन में मिलेगी, फ्रेंच में मिलेगी, रशियन में मिलेगी। क्यों? क्योंकि मंगोल अंपायर फैला ही इतने बड़े डोमेन में था। इतने बड़े डोमेन में अगर कोई अंपायर फैला है तो ऑब्वियस ही बात है उसके बारे में इंफॉर्मेशन अलग अलग कल्चर्स में होगी, अलग अलग भाषाओं में होगी।
और उससे भी खास बात यहां पे यह है कि एक ही टेक्स्ट जब अलग अलग भाषाओं में आता है ना, तो उसके मतलब भी अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग भाषाएं थी और उन कल्चर्स ने मंगोलों को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया। फॉर एग्जाम्पल, गंगेस खान पे एक नैरेटिव है जिसका नाम है मोंगकोल उन निवेओटोबिन। इसको आप कह सकते हो इंग्लिश में द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द मंगोल्स। अब इस पर्टिकुलर सीक्रेट हिस्ट्री का अगर आप मंगोलियन भाषा में मतलब पढ़ेंगे टेक्स्ट, और अगर आप चाइनीज भाषा में टेक्स्ट पढ़ेंगे तो मंगोलों के बारे में अलग अलग बातें बता रखी हैं। मंगोलियन भाषा में एक अलग इंटरप्रिटेशन दे रखा है, चाइनीज भाषा में एक अलग इंटरप्रिटेशन दे रखा है। इसी प्रकार से इसका इटालियन भाषा में अलग इंटरप्रिटेशन दे रखा है, लैटिन भाषा में अलग इंटरप्रिटेशन दे रखा है। मतलब मार्को पोलो गया था मंगोल कोर्ट में, तो मार्को पोलो ने जब ट्रेवल किया उसने जो कुछ भी बताया वो इटालियन में भी लिखा गया, लैटिन में भी लिखा गया। इटालियन में जो लिखा गया वो अलग है, लैटिन में जो लिखा गया वो अलग है। इसका क्या मतलब निकलता है? इसका एक ही मतलब निकलता है कि मंगोल के बारे में अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से सोचते थे और उन्होंने हिस्ट्री भी अलग अलग प्रकार से लिख दी। अब प्रॉब्लम यहां पे क्यों आई? प्रॉब्लम यहां पे इसलिए आई, जैसे इंडिया में अकबर था, अकबर ने जो कुछ भी लिखाया है अपने हिसाब से लिखाया है, ठीक है ना। अकबर ने के अंदर जो भी पोएट्स वगैरह काम करते थे, आर्टिस्ट काम करते थे, अबुल फजल, ये सब ने जो कुछ भी लिखा है अकबर जो चाहता था वैसे लिखा है। अकबर जैसे चाहता था कि आगे आने वाले समय में हिस्ट्री उसको पढ़े, वैसे लिखा हुआ है। मंगोल राजाओं ने खुद कुछ नहीं लिखवाया। मंगोल राजाओं के बारे में आसपास के कल्चर्स और आसपास के लिटरेचर वाले और आप कह लो फिलोसफर्स ने लिखा, और उन फिलोसफर्स ने अपनी अपनी स्वेच्छा के हिसाब से लिखा। वो जैसा मंगोलों को अपने नजरिए से देखते थे वही नजरिया छाप दिया उन्होंने अपनी राइटिंग में। इसलिए मंगोल के बारे में जो आपको अकाउंट मिलेंगे ना वो बिल्कुल अलग मिलेंगे। किसी भाषा में अलग ही लाइट में दिखा रखा है मंगोल में, किसी भाषा में अलग ही लाइट में दिखा रखा है। ये बात है। तो भाई फॉरेन कल्चरल मिलियोस और हिस्टोरियंस ने फिलोलॉजिस्ट का क्या मतलब होता है? फिलोलॉजी होती है स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन ओरल एंड रिटन हिस्टोरिकल सोर्सेस। तो बेसिकली यहां पे अलग अलग भाषा, अलग अलग कल्चर के लोगों ने मंगोल के बारे में अलग अलग तरीके से लिख रखा है। जैसे कि वर्क ऑफ स्कॉलर्स लाइक आइगोर डी रेचेविट्स ऑन द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द मंगोल्स and Gerhard Dorfer on the Mongol and Turkic terminologies that infiltrated into the Persian language brings out the difficulties। तो यहां पे यही बताया जा रहा है कि कुछ स्कॉलर्स हैं जैसे आइगर डी रेशेविट्स जिन्होंने सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द मंगोल्स लिखी है, और जेरार्ड डर्फर का जो काम है मंगोल और तुर्किक टर्मिनोलॉजीज पे, से ये पता चलता है कि सेंट्रल एशिया में ये जो नोमैड अंपायर थे इनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ पाना क्यों मुश्किल है, ठीक है ना। इसकी मुश्किलों के बारे में, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज की, भाई इनकी जो भी हिस्ट्री जहां पे भी लिखी गई है उन हिस्ट्री को प्रॉपर तरीके से डेसरफर कर पाना, उनको जान पाना, ये क्यों मुश्किल है, इसके बारे में उन्होंने डिटेल में रिसर्च दी। उतनी डिटेल रिसर्च में हमको जाने की जरूरत नहीं है। बहरहाल इस पूरे के पूरे चैप्टर में यही बताया जाएगा कि क्या अचीवमेंट्स रहे हैं गेंगिस खान के, मंगोल वर्ल्ड एम्पायर के, और ओवरऑल अलग अलग व्यू पॉइंट से भी यहां पे हम चीजों को देखेंगे, ठीक है ना। देखिए एनसीईआरटी में जो मंगोल्स के बारे में व्यू पॉइंट दे रखा है, बड़ा जबरदस्त व्यू पॉइंट दे रखा है, क्योंकि ये एक बहुत ही न्यूट्रल पॉइंट से व्यू पॉइंट दे रखा है। मंगोलों का अटैक जरूर हुआ है हमारे तुर्किश सुल्तान के ऊपर, बट एक्चुअली में इंडिया की ज्योग्राफी के ऊपर मंगोलों का उतना इंपैक्ट नहीं आया है। तो वी एज अ थर्ड प्लेयर आर स्टडिंग मंगोल हिस्ट्री, और जब हम थर्ड प्लेयर की तरह मंगोल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ऑब्वियस ही बात है उसको हम न्यूट्रल तरीके से पढ़ेंगे। अगर हमारी हिस्ट्री होती तो हो सकता है कि हमारा जो व्यू पॉइंट है वो थोड़ा बायस्ड होता, लेकिन चूंकि हम एक थर्ड पार्टी की हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली अवर व्यू पॉइंट विल बी वेरी मच न्यूट्रल है। तो इसको बहुत डिटेल में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अच्छा चैप्टर है, मैं चाहता हूं कि आपके इनसाइट्स इस चैप्टर के बारे में खिले, आपकी सोचने समझने का तरीका इन्वॉल्व हो, इसलिए मैं बहुत डिटेल में आराम से इस चैप्टर को लेकर चलता हूं। और आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका भी पसंद आ रहा हो। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लेक्चर को शेयर करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों का लिंक नीचे दिया हुआ है, और हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें, इससे काफी मदद मिलती है। सारे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो क्लिकिंग द ज्वाइन बटन विल हेल्प। लाइक और कमेंट करके जाइएगा, इससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ता है और यूट्यूब वीडियोस को रिकमेंड करता है। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।